नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों ने आज 2.0 रीड टेस्ट सीरीज का टेस्ट 4 आप लोगों ने दिया। और किस प्रकार का आज का टेस्ट आप लोगों का रहा, किस प्रकार की आपकी तैयारी रही, किस प्रकार आपने इस टेस्ट में अपनी तैयारी का मूल्यांकन किया, तो उसके सॉल्यूशन को लेकर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। और आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का टेस्ट बड़ा ही शानदार जा रहा होगा, आपकी तैयारी नियमित रूप से लगातार आगे बढ़ रही होगी और आप लक्ष्य के लगातार करीब होते जा रहे हैं। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जो मेन एग्जाम है उसके अंदर आप इस बार सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। बस इसी आशा के साथ लगातार अपनी तैयारी के अंदर लगे रहें विद्यार्थियों। तो शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट के अंदर जो सवाल रहे, टॉपिक मेन था वहाँ पे आपके महासागर से संबंधित ज्वार भाटा। बहुत आसान चैप्टर है और मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर से लगभग परीक्षा में जो सवाल है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखो, पहला सवाल आपका आज था विद्यार्थियों की आभासी ज्वार। अब बेसिक अमूमन जो विद्यार्थी हैं वो ज्वार शब्द आते ही यहाँ पे चंद्रमा के आकर्षण बल को मूल कारण मान लेते हैं ज्वार भाटा का। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो बिल्कुल आसान ये सवाल है साथियों। देखो, हम लोग ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आ रहे हैं, ठीक है, वो चंद्रमा व सूर्य के संयुक्त आकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल। ज्वार भाटा के अगर मैं कारण की बात करूं ना साथियों, सामान्य अगर मैं कहूं कि ज्वार भाटा के कारण क्या है, तो आप तीन प्रकार के कारणों की बात यहां पे करते हैं कि सर ज्वार भाटा के तीन कारण होते हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो कारण होता है वो होता है चंद्रमा का आकर्षण बल। ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण बल के अलावा विद्यार्थियों सूर्य का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल, और हम बात करते हैं पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की। तो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है विद्यार्थियों, इसे केंद्रोपसारित बल भी कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल भी आप इसे कह सकते हैं और हम इसको केंद्रोपसारित बल भी साथियों कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में दो प्रकार के बलों का साथियों योगदान होता है। एक आकर्षण बल जो सूर्य और चंद्रमा का काम करता है, और साथ में पृथ्वी का जो बल काम करता है वो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब यहां देखो, अगर अपन बात करें कि भाई ये चंद्रमा है और यहां मान लो सूर्य की स्थिति है। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है और ये अपनी पृथ्वी है। तो अभी पृथ्वी का कोई स्थान मान लो अपन ले लेते हैं कि भाई ये पृथ्वी का मान लो कोई पी बिंदु है जो अभी चंद्रमा और सूर्य के समक्ष है। ठीक है, तो इस पी बिंदु पर सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण बल के कारण साथियों यहाँ पे ज्वार की उत्पत्ति जो है वो रहेगी। ठीक है, तो ये ज्वार उत्पन्न हुआ। इस ज्वार को कहा जाता है साथियों दैनिक ज्वार। क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार आप इसको कह सकते हो। इसे ही हम लोग कह सकते हैं वास्तविक ज्वार, और इसे ही हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्वार को ही दैनिक ज्वार कहते हैं या वास्तविक ज्वार को ही आप लोग दैनिक ज्वार कह सकते हैं। इसका जो कारण होता है तो आप लोगों के सामने देखो, यहां पर सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल भी काम कर रहा है, पी बिंदु के समक्ष है दोनों, और साथ में पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी काम करता है। तो जब भी साथियों अपने से सवाल पूछा जाए कि भाई दैनिक ज्वार का या फिर वास्तविक ज्वार का या फिर प्रत्यक्ष ज्वार का कारण क्या होता है, तो ये तीनों ही कारण होते हैं साथियों, चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल और साथ में पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। प्रत्यक्ष ज्वार का, वास्तविक ज्वार का या दैनिक ज्वार का कारण होता है। लेकिन पृथ्वी के इस पी बिंदु पर जहां ज्वार आ रहा है उसके ठीक विपरीत प्रतिध्रुवस्थ जो बिंदु होता है साथियों, वहां पे ज्वार आने का कारण क्या होता है। तो ये पी बिंदु जो यहाँ पे अपन ले रहे हैं, इस पी बिंदु पर आने वाले जो ज्वार है उसका कारण क्या होता है। तो यहां चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, यहां केवल पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल काम करता है। और इस ज्वार को साथियों अर्धदैनिक या अप्रत्यक्ष या आभासी ज्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आभासी ज्वार। और इसका जो कारण होता है वो केवल एक होता है, क्योंकि यहां चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल काम नहीं कर रहा, यहां केवल और केवल पृथ्वी का कौन सा बल काम कर रहा है? अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे पूछा जा रहा है अर्धदैनिक का, अप्रत्यक्ष का या आभासी ज्वार का कारण क्या है, तो वहां पे फिर आप लोगों को आंसर देना है कि सर यहाँ इस ज्वार का कारण केवल पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है।
अब जैसा कि आपके सवाल में लिखा हुआ है कि आभासी ज्वार का कारण क्या है, तो आभासी ज्वार का कारण एक ही होगा साथियों, यहाँ पे पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन एक जो है वो आपके सवाल का आंसर रहेगा, केवल एक। ठीक है, ऑप्शन ए ये अपने सवाल का उत्तर है साथियों। बाकी अगर यहाँ पे लिखा होता है भाई दैनिक ज्वार का या फिर वास्तविक ज्वार का या प्रत्यक्ष ज्वार का कारण क्या है, तो फिर आपको तीनों जो है उनका चुनाव करना होता कि भाई पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी लगेगा, चंद्रमा का आकर्षण बल भी होगा, सूर्य का आकर्षण बल भी होगा। किसके लिए? आभासी की जगह अगर मान लो वास्तविक नाम आता, ठीक है, या प्रत्यक्ष नाम आता या दैनिक नाम आता, तो फिर आप लोग इन तीनों को कारण मानते। एक बात और यहाँ पे आपको साथियों याद रखनी है कि ज्वार और भाटा के मध्य का जो समय अंतराल होता है साथियों, वो क्या होता है। देखो ये पी बिंदु जब यहां पहुंचता है तो यहां भाटा की स्थिति का निर्माण होता है। ज्वार के फिक्स 6 घंटे 13 मिनट की अवधि के बाद जो है भाटा की उत्पत्ति होती है। भाटा को साथियों निम्न ज्वार तल भी कहते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना शब्द से कि ज्वार शब्द आ रहा है इसके अंदर, तो ठीक है। तो निम्न ज्वार तल किससे कहा जाता है? भाटा को ही निम्न ज्वार तल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने समय के बाद आता है? 6 घंटे 13 मिनट के बाद आएगा, ठीक है। अब जब भाटा आया तो भाटा के फिक्स आपको ध्यान रखना है कि 6 घंटे 13 मिनट बाद फिर ज्वार की उत्पत्ति होती है और फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद वापस भाटा की उत्पत्ति होती है। तो यहां भाटा, ठीक, पी बिंदु आ गया, और इस भाटा के फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब जो अर्ध दैनिक ज्वार होते हैं, कौन से अर्ध दैनिक ज्वार जो होते हैं, वो 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आते हैं, और जो दैनिक वास्तविक या प्रत्यक्ष ज्वार होते हैं वो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से साथियों आते हैं। ठीक, तो इसको आप थोड़ा ढंग से याद रख लेना कि दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से और अर्ध दैनिक ज्वार 26 मिनट की देरी से आते हैं। ठीक है, भाटा और ज्वार के मध्य जो समय अंतराल होता है वो समान होता है, अर्थात प्रत्येक भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार उत्पन्न होगा और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अपने सवाल का आंसर यहां पे साथियों ऑप्शन ए रहेगा। इस डायग्राम को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे भी आपके कुछ ऐसे सवाल है जो इस चित्र के आधार पर आप लोगों से पूछे गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का रहा वो ये है साथियों कि यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति और चंद्रमा की घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तो दैनिक ज्वार, कौन से ज्वार? दैनिक ज्वार कितने समय की देरी से आएंगे? बहुत शानदार ये सवाल है, सवाल के अंदर सवाल है साथियों। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ज्वार भाटा ढंग से तो फिर आप लोगों को ये याद होगा कि भाई ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो गतियां काम करती हैं, उन गतियों में दो प्रकार की गतियां हम लोग पढ़ते हैं। एक पृथ्वी की तो कौन सी गति काम करती है? परिभ्रमण, या हम कहें घूर्णन गति। तो पृथ्वी की तो परिभ्रमण गति काम करती है, ठीक है। और चंद्रमा की साथियों कौन सी गति काम करती है? चंद्रमा की परिक्रमण गति काम करती है। चंद्रमा की कौन सी करेगी? परिक्रमण, ठीक है। अगर इन गतियों की अवधि में परिवर्तन होता है, इन गतियों में चेंजमेंट होता है, तो ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यहां पर देखो बड़ा ही शानदार है सवाल ये कि पृथ्वी की देखो क्या लिखा है उसने? परिक्रमण गति लिखा है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति का तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति पर कोई प्रभाव होता ही नहीं है, ठीक है। साथ में देखो क्या लिखा है? चंद्रमा की घूर्णन गति, ठीक है। तो चंद्रमा की परिभ्रमण या घूर्णन गति, उसका भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जिन गतियों का योगदान होता है वो पृथ्वी की परिभ्रमण है और चंद्रमा की क्या है? परिक्रमण गति है, इनका योगदान होगा। तो जब तक इनमें परिवर्तन नहीं होगा ज्वार भाटा के समय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस समय पर आ रहे हैं ज्वार उसी समय से आएंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है दैनिक ज्वार, तो दैनिक ज्वार सामान्यतः कितने मिनट की देरी से आते हैं? 52 मिनट की। अगर वो कहता अर्ध दैनिक ज्वार कितने समय की देरी से आएगा तो फिर अपन कह देते 26 मिनट। अगर इस प्रकार का सवाल आपको मिलता है परीक्षा में तो ध्यान रखना यहां पर पृथ्वी की कौन सी गति होगी? परिभ्रमण, और चंद्रमा की कौन सी गति होगी? परिक्रमण। लेकिन आपका सवाल ही जो है वो ये कह रहा है कि पृथ्वी की तो कौन सी गति होनी चाहिए? परिक्रमण गति, और चंद्रमा की कौन सी होनी चाहिए? घूर्णन। हालांकि दोनों ही ये गतियां ज्वार भाटा के समय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करती हैं, इसलिए ज्वार जिस समय से आते हैं वही उसका समय होगा, 52 मिनट की देरी से आएंगे। तो ऑप्शन बी जो है साथियों वो हमारे इस सवाल का जवाब रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या इसका आंसर किया तो मूल्यांकन करना अच्छे से। चलो अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका सवाल था साथियों कि पृथ्वी के किसी भाग में आने वाले प्रत्यक्ष ज्वार का कारण क्या है? तो देखो अभी हम लोगों ने एक डायग्राम देखा, सीखा हम लोगों ने, और वहां पे प्रत्यक्ष ज्वार की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था, देखो ये रहा प्रत्यक्ष ज्वार,
ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्वार या इसी को आप वास्तविक ज्वार भी कह सकते हो, इसी को आप दैनिक ज्वार भी कह सकते हो। तो फिर मैंने आपको कहा था कि बेटा प्रत्यक्ष ज्वार के लिए 3 कारण जिम्मेदार होते हैं, दैनिक ज्वार के लिए 3 कारण जिम्मेदार हैं, वो तीनों कारण ये हैं, चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब आपके सवाल पे आते हैं कि सवाल देखो अपने से यही बात पूछ रहा है कि भाई कि पृथ्वी के किसी भी भाग में आने वाले प्रत्यक्ष ज्वार मीन्स दैनिक कह सकते हैं अपन इसको, और वास्तविक भी कह सकते हैं, वास्तविक ज्वार, ठीक है ना। तो इसका जो कारण होगा साथियों, इसके कारण 3 होंगे, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसका कारण होगा, चंद्रमा का आकर्षण बल इसका कारण होगा, और सूर्य का आकर्षण बल भी इसका कारण होगा, ठीक है। तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल देखो ये लिखा हुआ है, सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल भी लिखा हुआ है, फिर लिखा है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, फिर देखो लिखा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो आपका ऑप्शन ए क्या है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये कारण है, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल ये कारण है। तो ए और बी साथियों इस सवाल का जवाब रहेगा, ठीक है। बाकी डायग्राम हम लोगों ने इसका पढ़ लिया है, आगे देखें। अगला सवाल साथियों क्या है, निम्न महासागरीय ज्वारों में कौन सा एक जैविक कारकों से उत्पन्न होता है। तो देखो ये कुछ ज्वार के प्रकार दिए गए हैं साथियों यहाँ पे, जैसे लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, है ना, मिश्रित ज्वार, अपोजी और पैरोजी ज्वार, और एक नाम दिया गया है लाल ज्वार। तो बेसिकली आप लोगों ने जब ज्वार भाटा पढ़ा होगा तो ये तो आप लोगों ने पढ़े ही है कि ये ज्वार भाटा के क्या है प्रकार हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी लाल ज्वार का नाम ज्वार भाटा के प्रकारों में नहीं पढ़ा होगा, है ना। और लाल ज्वार क्या होता है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक बार ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन पर मैं बेसिक बात कर लूं कि लघु ज्वार की अगर बात करते हैं, लघु ज्वार तो आपको पता है कि लघु ज्वार सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की, या तो शुक्ल पक्ष होगा या कौन सा पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष होगा। तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को क्या आते हैं बेटा, लघु ज्वार आते हैं, जिसको निम्न ज्वार या नीप टाइड कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से याद रखना। और इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की जो स्थिति होती है वो समकोणिक होती है, इस प्रकार से स्थिति होगी, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य समकोण की स्थिति होगी। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य समकोणिक स्थिति होगी तो क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल का विभाजन हो जाता है, और आकर्षण बल का विभाजन होने के कारण पृथ्वी पर आने वाले जो ज्वार हैं उनकी ऊंचाई कम होती है, जिसे हम लोग निम्न ज्वार कह सकते हैं, लघु ज्वार कह सकते हैं, नीप टाइड कह सकते हैं, ठीक है। इसी के विपरीत जब हम लोग दीर्घ ज्वार की बात करते हैं साथियों, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ये अमावस्या व पूर्णिमा को उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं, अमावस्या व पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति जो है साथियों होती है, ठीक है। अमावस्या को युति कह सकते हैं, पूर्णिमा को वियुति कह सकते हैं। तो ये शब्द हैं, इनको साथियों ध्यान से याद रखना। अमावस्या को न्यू मून कह सकते हैं, न्यू मून, और वियुति को फुल मून कह सकते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखो कि न्यू मून का मतलब होता है नवचंद्र और फुल मून का मतलब होता है पूर्ण चंद्र, ठीक है। अब इनमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिल जाए, ये सभी ऐसी स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत दीर्घ ज्वार की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ऐसे आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। और स्थिति कब होती है, ये अमावस्या और पूर्णिमा की स्थितियां क्या कहलाती है, तो इसको सिजगी भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, सिजगी, क्योंकि सिजगी की स्थिति जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा का सम्मिलित रूप ही होता है। इसमें होता क्या है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो तीनों एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, और इस परिस्थिति के दौरान या तो अमावस्या की स्थिति बनती है या फिर पूर्णिमा की स्थिति बनती है। कब अमावस्या कब पूर्णिमा होगी, तो ये भी देखो आप समझ सकते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होता है, मतलब ये वाली स्थिति होती है, तो ये स्थिति है बेटा अमावस्या की, मतलब युति की स्थिति है। लेकिन जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उस स्थिति में होती है पूर्णिमा, ठीक है, ये पूर्णिमा की स्थिति है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फिर ये बात होगी, अब मिश्रित ज्वार की अगर मैं बात कर लूं कि मिश्रित ज्वार क्या होता है, तो मिश्रित ज्वार के लिए साथियों आप कह सकते हो कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर आने वाले असमान ऊंचाई के जो ज्वार होते हैं उन्हें मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। फिर अपोजी और पैरोजी का मतलब क्या होता है, अपोजी और पैरोजी मतलब अपभू और उपभू, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। देखो अपोजी का मतलब होता है अपभू, अपभू का मतलब हुआ साथियों कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की स्थिति, है ना, और उपभू का मतलब होता है पैरोजी, ठीक है, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो ये तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य का मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं,
और ये चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य का मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है। अब दोनों परिस्थितियों में आप क्या कह सकते हो, देखो जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका आकर्षण बल जो है वो भी कम होगा। अब आकर्षण बल अगर कम है तो ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो सामान्य से 20% क्या होगी साथियों, कम होगी। तो 20% कम ऊंचे ज्वार आते हैं कब, अपोजी की स्थिति में। ठीक है, पैरोजी की स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम स्थिति होती है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है। नजदीक होता है तो उसका आकर्षण बल जो है पृथ्वी पर वो ज्यादा होगा। अब ज्यादा आकर्षण बल होगा तो ज्वार की ऊंचाई भी ज्यादा होगी। तो सामान्य से 20% अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं किस परिस्थिति के अंदर, उपभू की स्थिति में या पैरोजी की स्थिति में। अब बात करते हैं भाई लाल ज्वार को लेकर। क्या है लाल ज्वार, देखो सागरीय भागों में ये एक प्रकार का कैसा ज्वार है साथियों, जैविक कारकों से उत्पन्न ज्वार होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सागरीय जल जो है उसका रंग या तो भूरा हो जाता है या गहरा लाल हो जाता है। ठीक, किसके कारण से होता है, जब कभी सागरीय जल के अंदर शैवाल की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाए, शैवाल की अधिकता, शैवाल प्रस्फोटन की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, तो सागरीय जल का रंग जो है साथियों वो लाल या भूरे रंग में बदल जाता है और इस परिस्थिति को ही लाल ज्वार के नाम से जानते हैं। तो ये जैविक कारकों के द्वारा उत्पन्न है, प्राकृतिक जो नेचुरल है आपके जैसे लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार जो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं उनके अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जैविक कारकों द्वारा उत्पन्न ज्वार होता है, कौन सा, लाल ज्वार। ठीक, तो ध्यान से याद रखना भाई। चलो अगली बात मैं करता हूं यहां पे साथियों, तो डी ऑप्शन आपके सवाल का जवाब रहेगा भाई। चलो अगली बात देखो, यहां पे पृथ्वी के किसी स्थान पर 3:15 PM पर ज्वार आता है। ठीक है, तो उसी स्थान पर अगला जो भाटा है, भाटा आने का समय क्या होगा। देखो साथियों मैंने आपको एक बात सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि मान लो पृथ्वी का कोई पी बिंदु है, अब उस पी बिंदु पर 3:15 पर ज्वार की उत्पत्ति हो रही है, वो भी सायकाल के समय, मतलब PM दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो घूमते हुए पृथ्वी यहां पे आ गई, पी बिंदु यहां आ गया, 6 घंटे 13 मिनट का समय लगा उसको, और किसकी उत्पत्ति हो गई, भाटा की उत्पत्ति हो गई। फिर इस भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद पी बिंदु यहां पहुंचा, फिर 6 घंटे 13 मिनट लगे, और अब की बार किसकी उत्पत्ति हो गई है, ज्वार की। अब इस ज्वार के फिक्स 6 घंटे 13 मिनट बाद फिर क्या आ गया, भाटा आ गया। ठीक है, और इस भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद वापस किसकी उत्पत्ति हो गई, ज्वार की। तो ये जो सर्किल है साथियों वो चलता रहता है। ठीक है, अब अपने को सवाल देखो कितना सिंपल पूछा है यहाँ पे कि 3:15 पर सायकाल के समय ज्वार आया, तो भाटा का समय बताओ। तो देखो ये मान लो 3:15 पर ज्वार आ रहा है यहाँ पे, तो भाटा कितने बजे आएगा, तो आप 6 घंटे 13 मिनट जोड़ दो, उसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो आपने 3:15 के अंदर 6 घंटे 13 मिनट जोड़ा, तो ये तो हो गए 28 और ये हो गए 9, तो 9:28 PM पर साथियों क्या आ जाएगा, वहां पे भाटा की जो उत्पत्ति है वो रहेगी, मतलब निम्न ज्वार तल का निर्माण होगा। तो 9:28 PM देखो ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी साथियों आपके इस सवाल का जवाब है। बहुत सिंपल और सरल सवाल था ये। और अगर अर्ध दैनिक ज्वार पूछता कितने बजे आता है, तो आप 12 घंटे 26 मिनट जोड़ देते। दैनिक ज्वार पूछता कितने समय बाद आता है, तो आप 24 घंटे 52 मिनट जोड़ देते, आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आगे मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट देखो, अच्छा अगले सवाल पर आने से पहले साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपका भी सपना है अपने कंधों पर सितारे और शरीर पर वर्दी सजाने का, तो आप लोगों के लिए प्रयास लेकर आया है एक शानदार टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज की आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है साथियों। तो मौके जो है ना साथियों जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और जिसने मौके का फायदा उठाया वही अक्सर इतिहास रचकर चला जाता है। देखो आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2025। आज आप रजिस्ट्रेशन इस टेस्ट सीरीज के लिए करवा सकते हैं। टेस्ट सीरीज किसको लेकर है, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर साथियों ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। टास्क आधारित टेस्ट सीरीज ये रहेगी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 15 टोटल टेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 11 टेस्ट आपके माइनर रहने वाले हैं। ठीक है, 3 टेस्ट आपके फुल रहेंगे कंप्लीट सिलेबस पर, और एक आपका प्री एग्जाम टेस्ट जो है साथियों यहाँ पे रखा गया है। तो शानदार टेस्ट सीरीज है, भरपूर आप लोग इसका लाभ जरूर लें। और साथ में देखो आपको इसकी सूचना जरूर दे देता हूं कि क्या है टेस्ट सीरीज विशेष। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन और साथ में बुकलेट के माध्यम से टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा है, उसके लिए जो शुल्क है वो मात्र 1500 रुपए यहां पे रखा गया है। उसके बाद आपके जो विद्यार्थी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं बिना बुकलेट, तो उसके लिए चार्ज रखा गया है 1100 रुपए। और जो विद्यार्थी केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाह रहा है उसके लिए शुल्क रखा गया है 499।
तो मात्र नाम मात्र का शुल्क है साथियों ये। मतलब इतना पैसा आप लोग मेरे हिसाब से शायद एक पैंट शर्ट जब हम लोग खरीदते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, वहां खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बहुत ऐसी चीजें हैं साथियों जिन पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो वहां पैसा खर्च करने से पिछड़ जाता है, लेकिन अगर उसे वहीं एक मोबाइल का रिचार्ज करवाना हो या एक शर्ट खरीदना हो तो वो तुरंत तैयार रहता है, चाहे वो शर्ट 1500 या 2000 रुपए का हो, वो बिल्कुल विचार नहीं करता। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो उसका माइंड जो है वो अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं साथियों, आपको अगर अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें लेकर आनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसी सब चीजें अपने जीवन के अंदर शामिल करनी पड़ेंगी। अपनी शिक्षा के अंदर इन चीजों को आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो वो सभी विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं, उनके लिए शानदार मौका है, वो सभी इस टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर ले। आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं इस भर्ती परीक्षा को लेकर, आपके साथी या परिवार के अंदर कोई भी ऐसा भाई बंधु जो तैयारी कर रहा है, उस तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं और हो सके तो उसे ज्वाइन जरूर करवाएं ये टेस्ट सीरीज, ताकि वो भी इस बार अपनी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर कामयाबी का स्वाद चख सके। चलो बढ़ते हैं आगे साथियों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखें कि यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति को दुगना कर दिया जाए, कितने गुना कर दिया जाए साथियों? पृथ्वी की कौन सी गति? परिभ्रमण। देखो इस बार सवाल इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति ये वही गति है जो ज्वार भाटा के समय अंतराल को प्रभावित करती है ना। तो अगर इसकी गति को मैं क्या कर दूं साथियों, दुगना कर दूं, तो अगला जो वास्तविक ज्वार है, वास्तविक ज्वार का मतलब दैनिक जो ज्वार होगा वो कितने समय के विलंब से आएगा। देखो बेसिक बात अगर करते हैं तो दैनिक जो ज्वार होते हैं ना वो 52 मिनट की देरी से आते हैं। कितने मिनट की देरी से आते हैं? 52 मिनट की देरी से आते हैं। ठीक है, दैनिक ज्वार या वास्तविक ज्वार 52 मिनट की देरी से आते हैं। जब पृथ्वी की परिभ्रमण गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया तब दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से आते हैं। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अंदर क्या कर दो भाई, इसको दुगना कर दो। क्या कर दो साथियों? दुगना कर दो। तो जैसे ही आपने इसको दुगना किया तो जो ज्वार आने का समय है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हुआ तो 52 का आधा क्या हुआ साथियों? 26 मिनट। कितने मिनट हुआ? 26 मिनट। ठीक है, 52/2। ठीक है, करते ही आपके कितने मिनट आएंगे? 26। तो फिर दैनिक ज्वार यानी कि वास्तविक ज्वार यानी कि प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय की देरी से आएंगे? तो 26 मिनट की देरी से आएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं कह देता कि इसको 4 गुना कर दो, कितने गुना कर दो? 4 गुना कर दो, तो 52/4 बताओ कितने मिनट हो जाते? 13 मिनट हो जाते, कि 13 मिनट की देरी से आएंगे भाई। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये, तो इसको ध्यान से याद रखना भाई साथियों। चलो 26 मिनट इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो क्या था। पृथ्वी पर एक दिन में सर्वाधिक 8 बार ज्वार भाटा किस स्थान पर आता है? देखो बेसिकली अगर हम पृथ्वी के किसी सामान्य स्थान की अगर बात करते हैं तो एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, मतलब 4 बार ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक विशेष स्थान है पृथ्वी का जहां एक दिन के अंदर 8 बार ज्वार भाटा आता है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले तो अपन इस कारण की बात करते हैं भाई 8 बार ज्वार क्यों आता है। तो तट की विशेष आकृति होती है साथियों, तट के विशेष आकृति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और तट की आकृति ही साथियों ये भी ध्यान रखना कि तट की आकृति ही ज्वार की ऊंचाई को भी प्रभावित करती है। और इसी कारण से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी कनाडा में, और वहीं भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है ओखा तट गुजरात में। क्लियर, तो इसको ध्यान रखना भाई। तो अब देखो ब्रिटेन का एक स्थान है साथियों साउथ टेम्पटन तट। ठीक है, कहां पर आता है बेटा? ये ब्रिटेन के अंदर स्थित है, और यहां एक दिन में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा 8 बार ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं न्यूफाउंडलैंड, होकेडो तट और इनकी अगर बात करता हूं तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका बहुत अच्छा सवाल आता है न्यूफाउंडलैंड का, कि यहां पर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, एक तो गल्फ स्ट्रीम होती है और एक लैब्राडोर। लैब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। इन दोनों गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है। इस कारण न्यूफाउंडलैंड द्वीप का एक स्थान बन जाता है ग्रांड बैंक, जो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि गर्म और ठंडी महासागरीय जलधाराएं जहां मिलती हैं वे क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं होकेडो तट को लेकर, तो होकेडो तट साथियों स्थित है जापान के अंदर, और इस तट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर क्यूरोशिवो और क्यूराइल,
क्यूरोसिवो जो कि गर्म जलधारा है, और एक होती है आपके क्यूराइल। क्यूराइल की जगह आपको एक और नाम मिल सकता है आयोसिवो। तो ये कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है। इन दोनों का मिलन होता है कहां पर? जापान के होक्काइडो द्वीप पर। इस कारण होक्काइडो द्वीप भी मत्स्य उत्पादन के लिए क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। व्लादिवोस्टोक तट जो है, ये व्लादिवोस्टोक रूस का हिस्सा है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहां उत्तर होगा साथियों आपके साउथ टेम्पटन तट। चलो भाई अगला सवाल देखो साथियों, बसंत ज्वार की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये शब्द ही आपको परेशान कर देगा कि बसंत ज्वार आखिर होता क्या है। बसंत ज्वार का मतलब हुआ साथियों स्प्रिंग टाइड। क्या मतलब होता है? स्प्रिंग टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड आप इसको कह सकते हो। स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है दीर्घ ज्वार। स्प्रिंग टाइड मतलब दीर्घ ज्वार। क्लियर? तो अब बताओ, दीर्घ ज्वार अगर आपको मिल जाता है तो आप सीधा पढ़ते अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आता ही है। अब दीर्घ ज्वार को बसंत ज्वार कह दिया, स्प्रिंग टाइड अंग्रेजी में कहेंगे, दीर्घ ज्वार कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि बसंत ज्वार अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं। तो कथन तो साथियों बिल्कुल सही है, मतलब ए बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। फिर कह रहा है अमावस्या व पूर्णिमा को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। ये गलत है साथियों, क्योंकि समकोणिक स्थिति में नहीं होते। जब अमावस्या और पूर्णिमा का निर्माण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ना कि समकोणिक स्थिति में। समकोणिक स्थिति में सप्तमी और अष्टमी को होंगे, जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की हो सकती है, और उस समय दीर्घ नहीं बल्कि लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर बी जो ऑप्शन है साथियों वो पूर्ण रूप से गलत है, या कारण जो है वो पूर्णतः गलत है। तो यहां पर अपन ये कहेंगे कि भाई ए तो सही है और आर जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है विद्यार्थियों वह हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें क्या है। अगला सवाल है आपकी, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास जिसमें पाया जाता है वह है। देखो साथियों, इस सवाल को अगर सरल भाषा में कहें तो कह सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है। अब ज्वार की जो ऊंचाई है ना, उसके लिए परास शब्द को काम में लिया गया है। तो ज्वार परास, परास का मतलब होगा ऊंचाई। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो ज्वार है या ज्वारीय परास जो है वो कहां पाया देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है अपने को फंडी की खाड़ी में। और फंडी की खाड़ी जो है साथियों कहां पे होती है? कनाडा में। और ज्वार की ऊंचाई जो है वो किस पर निर्भर करती है? ध्यान रखना, तट की आकृति पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी पे आता है। वहीं पे भारत की अगर बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है आपके ओखा तट, और ओखा तट आता है कहां पे? गुजरात के अंदर आता है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो अगला सवाल, उच्च ज्वार भाटा के कारण लगभग पानी की एक दीवार की तरह नदी के मुख में समुद्र के पानी के झोंके को किस शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? देखो ये कह रहा है कि मान लो कि भाई ये आपका सागर सतह है। ठीक है, अब ज्वार की उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई? ज्वार की। ये स्थल भाग है। अब मान लो स्थल पर कोई नदी बह रही है। क्या बह रही है? नदी बह रही है। तो ये नदी बहकर आ रही है, समुद्र में आकर गिर रही है। अब होगा क्या? ये कह रहा है कि भाई उच्च ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा मतलब ये सागर की सतह यहां पर आ गई। ठीक है, भाटा की स्थिति के दौरान। तो ये ज्वार की स्थिति का समय है जिसके अंदर सागरी जल की सतह ऊपर उठी। कारण लगभग पानी की एक दीवार की तरह नदी के मुख में, नदी का मुख ही है यहाँ पे, तो इस नदी के मुख के अंदर सागरी जल राशि प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, दीवार की तरह समुद्र के पानी के झोंके को किस शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसे कहते हैं साथियों ज्वारीय भित्ति। क्या कहते हैं? ज्वारीय भित्ति के नाम से। भित्ति का मतलब होता है दीवार, तो ज्वारीय भित्ति जो है वो हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 साथियों आपके सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। चलो साथियों, कह रहा है कि इनमें सत्य कथन का चुनाव करो। भाई कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है? कूट दिया गया है, उस कूट के आधार पर अपने को उत्तर का चुनाव करना है। ज्वार की ऊंचाई तट की आकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। तो पहला कथन साथियों बिल्कुल सही है कि ज्वार की ऊंचाई जो है वो तट की आकृति पर निर्भर करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी के फिर सभी स्थानों पर ज्वार की ऊंचाई समान ही होती। तो ज्वार की ऊंचाई पर विशेष जो प्रभाव पड़ता है वो तट की आकृति का रहता है। ठीक है, ओखा तट गुजरात में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, यह भी बिल्कुल ठीक है। सिजगी की स्थिति, सिजगी का मतलब क्या होता है? अमावस्या और पूर्णिमा, है ना? तो अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति में कैसे ज्वार आते हैं? दीर्घ ज्वार आते हैं, यह भी बिल्कुल ठीक है।
तो 1 2 3 तो साथियों सही है, 1 2 3 दे रखा है, एक उपरोक्त सभी भी दे रखा है। चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं कि एक दिन में सर्वाधिक ज्वार भाटा ब्रिटेन में आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी हम पढ़े थे कि ब्रिटेन के साउथ टेम्पटन तट पर एक दिन में 8 बार ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब चारों कथन यहां पे सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों आपके सवाल का जवाब होगा, उपरोक्त सभी। चलें अगला सवाल देखो, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 साथियों यहां पर दिए गए हैं और पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन से सत्य कथन हैं। चलो पहला पढ़ते हैं कि प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में लघु ज्वार आता है। ये बिल्कुल सही है भाई, पहले और तीसरे चतुर्थांश में लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसका एक बड़ा सर्किल का डायग्राम होगा साथियों, जिसके अंदर सप्तमी अष्टमी देखो इस प्रकार का है। ये मतलब आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये तो चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसमें 4 चतुर्थांश इस तरीके से बनते हैं कि यहां पर जब चंद्रमा होगा तो ये पूर्णिमा की स्थिति होगी, जब यहां पे चंद्रमा होगा तो ये अमावस्या की स्थिति होगी। तो ये तो क्या है, अमावस्या है, ठीक है, और यहां पे क्या होगी भाई साथियों, पूर्णिमा होगी, ठीक। लेकिन जब ये सप्तमी और अष्टमी की स्थिति के अंदर चंद्रमा यहां पे होगा, या फिर सप्तमी अष्टमी की स्थिति में चंद्रमा यहां पे होगा, ठीक है, सप्तमी या अष्टमी, तो एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक आपके शुक्ल पक्ष होता है। तो जब चंद्रमा के चमकते हुए भाग का आकार बढ़ता है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, ठीक है, तो ये जो समय होता है इसको हम लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं और इसको सुधि भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि जब चंद्रमा के चमकते हुए भाग का आकार घटता जाता है, मतलब पूर्णिमा से हम लोग अमावस्या की ओर बढ़ते हैं, तो उसे कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं और इसे भदी भी साथियों कहा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला और चतुर्थ चतुर्थांश या जो भी चतुर्थांश का सवाल है उसकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो ये 4 पार्ट हो गए आपके यहाँ पे, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। इस पहले चतुर्थांश में स्थिति आती है सप्तमी या अष्टमी की, तो सप्तमी या अष्टमी को कैसा ज्वार उत्पन्न होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होता है। और फिर दूसरे चतुर्थांश में स्थिति आ जाती है अमावस्या की, अमावस्या को कैसा ज्वार उत्पन्न होता है, दीर्घ ज्वार। और फिर वापस देखो सप्तमी अष्टमी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे लघु ज्वार की उत्पत्ति होगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में वापस आपके दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो पहले और तीसरे चतुर्थांश में क्या आता है साथियों, लघु ज्वार आता है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़ो, दूसरे व तृतीय चतुर्थांश में उच्च ज्वार आते हैं, तो ये गलत है। दूसरे में और तीसरे में नहीं आते, दूसरे और चौथे में आते हैं। अपभू व अपभू की स्थिति में निम्न ज्वार आता है, बिल्कुल ठीक है। अपभू का मतलब क्या होता है, अपभू का मतलब होता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका जो आकर्षण बल है पृथ्वी पर वो कम होगा और ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 20% कम होगी, इसलिए ये भी लाइन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। यहां पर पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो गलत है, ठीक है। तो ठीक है ये, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये ध्यान रखना कि पहले और तीसरे चतुर्थांश में तो क्या आता है, लघु ज्वार आता है और दूसरे व चौथे चतुर्थांश के अंदर उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है साथियों, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये अपने को बताना है। तो देखो ज्वार भाटा के सिद्धांतों की जब बात आती है साथियों, तो उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है संतुलन का सिद्धांत, या आप इसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कह सकते हो। और ये आइजक न्यूटन के द्वारा 1687 के अंदर दिया गया था, ठीक है, तो ध्यान से आप इसको याद रखेंगे। फिर आता है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हवेल के द्वारा साथियों दिया गया था, 1833 के अंदर यह सिद्धांत आया। उसके बाद स्थैतिक तरंग सिद्धांत की अगर बात करता हूं तो ये 1928-29 के अंदर साथियों सिद्धांत दिया जाता है। गतिक सिद्धांत की बात करूं तो लाप्लास का ये सिद्धांत है, जेबी एरी का सिद्धांत नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके सवाल का उत्तर है। गतिक सिद्धांत जो है वो लाप्लास के द्वारा दिया गया था 1755 के अंदर, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। और एक और जो सिद्धांत यहाँ पर एरी के द्वारा दिया गया था वो था नेहरी सिद्धांत। कौन सा था, नेहरी सिद्धांत। और नेहरी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं आपके एरी, और एरी के द्वारा 1842 के अंदर साथियों ये सिद्धांत जो है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों वो हमारे इस सवाल का जवाब यहाँ पे रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं साथियों। समुद्री धाराओं को, मतलब जो महासागरीय जल धाराएं हैं उनकी बात कर रहा है, तो समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक नहीं है। तो यहां पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं ज्वारीय लहरें, मतलब समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा,
और पवनों का मौसमी विचरण, मतलब मौसम के अनुसार बदलती जो मानसूनी पवनें हैं, सीजनल विंड्स की बात कर रहा है। तलीय स्थलाकृति ये भी करती है, तटरेखा की दिशा व आकृति ये भी करता है। तो महासागरीय धाराओं को परिवर्तित करने का कारक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ज्वारीय लहरें, ये साथियों महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति पर या उनकी दिशा को परिवर्तित करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है विद्यार्थियों वो आपके सवाल का जवाब होगा। कक्षागत विकास में तो अभी आगे के जो सवाल हैं वो गुरु जी आएंगे, आप लोगों को डिस्कस करेंगे, अगले सवालों का सॉल्यूशन करवाएंगे। मेरे जो सवाल थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। आशा करता हूं कि सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपका टेस्ट बड़ा ही अच्छा गया होगा। अगले टेस्ट की और बेहतरीन और शानदार तैयारी करो। अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ बना लो साथियों कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो आपको एग्जाम के अंदर फेल कर दे। कहने का मतलब कि अपने तर्कश में वो सारे तीर जिंदा रखो कि सामने आने वाला दुश्मन रूपी सवाल इतनी हिम्मत ही ना कर सके जो आपको पराजित कर सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजुहब के इस ऑनलाइन मंच पर। हम आपके साथ में चर्चाएं करेंगे आपकी ग्रेड 3 से 2.0 तो टेस्ट सीरीज आपके लिए आयोजित की गई थी, उसी का सॉल्यूशन हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जिसमें मैं मेरे विषय की बात करूँ आपके साथ में तो हम इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे और इकोनॉमिक्स के आप अपने एग्जाम में देखोगे कि लगभग 20 से 21 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपने आप का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए आप लोग फटाफट से टारगेट जो ये आपकी टारगेट टेस्ट सीरीज रखी गई है आपकी 3rd ग्रेड की, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और ये टास्क आधारित टेस्ट सीरीज आपके लिए रखी गई है और जिसमें अपने आप का वास्तविक मूल्यांकन आप लोग कर सकते हैं और अपने आप को और मजबूत आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने प्रैक्टिस आपकी होगी आप अपने लक्ष्य तक उतने ही जल्दी पहुंचेंगे। तो साथियों हम लोग इसकी शुरुआत करें। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए न्यूनतम दैनिक कैलोरी उपभोग का आधार कितना माना गया है। तो दोस्तों नीति आयोग जो है इसका अपना एक आधार है और नीति आयोग ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में एक बात कह दी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी से अधिक उपभोग करता है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। और यही जो आंकड़े हैं शहरी क्षेत्र के लिए अगर पूछा जाए तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। ये किसका आधार है? नीति आयोग का। चलिएगा नेक्स्ट है, श्री रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला शहरी व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। बड़े ही शानदार ये प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। श्री रंगराजन समिति बनी 2011-12 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है 2013-14 में। ये जो समिति है श्री रंगराजन समिति, इस समिति ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है और प्रतिदिन 32 रुपये और 40 पैसे खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। और यही इसने आंकड़े प्रदर्शित किया शहरी क्षेत्र के लिए। और कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन 46 रुपये और 90 पैसे खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। तो इसमें पूछा गया शहरी व्यक्ति, तो शहरी व्यक्ति लगभग कितने रुपए हो गए? 47 रुपये इसका सही जवाब होने वाला है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जी नहीं, परिवार की औसत आय के आधार पर जी नहीं, परिवार का मासिक उपभोग व्यय। तो भारत में जो सुरेश तेंदुलकर जो समिति है उसका यही आधार है और इसी आधार के ऊपर हम लोग हमारे देश में निर्धनता के स्तर का क्या करते हैं साथियों? आकलन करते हैं। काफी अजीब प्रश्न है ये। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया साथियों? ये प्रश्न कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देता है। कई लोग कहते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, कई कहते हैं 5वीं में, कई कहते हैं 6ठी में। देखो इसमें एक लॉजिक है, समझिएगा। 1971 में जब आम चुनाव थे उस समय एक नारा दिया गया था कि इंदिरा लाओ देश बचाओ गरीबी हटाओ। वो नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में था, लेकिन वो आर्थिक नारा नहीं था, वो चुनावी नारा था, एक राजनीतिक नारा था। और जबकि गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाए गए थे 6ठी पंचवर्षीय योजना में, जबकि गरीबी हटाओ का जो वास्तविक जो नारा था वो दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था, कालखंड था 1974 से 1978। कितना था? 1974 से 1978।
78 था। नेक्स्ट देखो, लॉरेंज वक्र तथा गिन्नी गुणांक के माध्यम से गणना की जाती है सापेक्ष गरीबी की, निरपेक्ष गरीबी की। तो साथियों किसकी की जाती है? सापेक्ष गरीबी की। निरपेक्ष गरीबी की जो गणना है वो हेड काउंट रेशो विधि के माध्यम से की जाएगी, जबकि सापेक्ष जो गरीबी है क्योंकि उसकी गणना की जाएगी लॉरेंज वक्र तथा गिन्नी गुणांक के माध्यम से। ज्यामितीय आधार पर इसकी गणना की जाती है, 0 से 1 के मध्य से मान आता है। और लॉरेंज वक्र जो है, मैक्स और लॉरेंज, इन्होंने जनसंख्या तथा आय के मध्य असमान जो वितरण है उसको इन्होंने प्रदर्शित किया, जिस वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया उसे अपन लोग को क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र। और लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप क्या है? गिन्नी गुणांक। तो कौन सी गरीबी साथियों? सापेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये विकसित देशों में पाई जाती है, जहां तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम से कितनी राशि को मासिक प्रति व्यक्ति को आधार बनाया? तो साथियों मासिक की बात करें तो तेंदुलकर समिति बनी 2004-05 में, उसने रिपोर्ट दी अपने 2009-10 में। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो 816 है और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 है। तो इसका सही जवाब सी होने वाला है साथियों। आगे चलेंगे, दांडेकर व रथ समिति ने 1971 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी को गरीबी रेखा का आधार माना? देखो ये जो दांडेकर व वीएम रथ समिति थी, इसने साथियों औसत कैलोरी उपभोग के आधार पर, औसत कैलोरी उपभोग के आधार पर अपने गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए। और इसमें दो बात ध्यान कर लीजिएगा, इस समिति का गठन तो साथियों 1971 में हो गया था, जबकि इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत सरकार को वो प्रस्तुत की 1973 में। तो ये जो समिति थी वीएम रथ तथा दांडेकर समिति, इस समिति ने देखो 2400 प्लस 2100 बराबर 4500 और 4500 में भाग दे देना 2 का, तो इसका मतलब 2250। तो औसत कैलोरी उपभोग हम बात करें तो वह व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है और प्रतिदिन 2250 कैलोरी का उपभोग कर रहा है उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। ऐसी ये बात किसने कही? दांडेकर व वीएम समिति ने। चलिएगा आगे, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये बड़ा चर्चाओं में रहते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना था? साथियों कई बार आ चुका है ये प्रश्न, कितना था? 21.9%। और यही प्रश्न राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो 14.7%। ठीक है, सर्वाधिक गरीबी उस समय जो प्रतिशत था गरीबी का वो छत्तीसगढ़ में था, न्यूनतम पूछे तो गोवा में। चलिए, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक है? साथियों इसमें पूछा गया गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक गरीबी है बिहार में, और सबसे कम पूछे गोवा के अंदर। और अगर समितियां पूछते चाहे सी रंगराजन या सुरेश तेंदुलकर तो सर्वाधिक गरीबी मिलती छत्तीसगढ़ के अंदर। और उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए एनएसएसओ या एनएसओ के द्वारा तो फिर हमें बिहार बताना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है छत्तीसगढ़, तो सही जवाब क्या रहेगा? बिहार। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? साथियों खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2013 में लाया गया। कब लाया गया? 2013 में। इसको देखो 3 डेट आप लोग याद कर लेना। 26 अगस्त 2013 को लोकसभा से पारित, कहां से पारित हुआ है? लोकसभा से। 2 सितंबर 2013 को राज्यसभा से पारित, जबकि 10 सितंबर 2013 को संसद से पारित। इसका मैं कह दूं लागू हो गया। ठीक है, 2013 इसका सही जवाब आने वाला। क्या आएगा? 2013। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किस वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है? अंत्योदया, स्टेट बीपीएल, बीपीएल या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब आएगा उपरोक्त सभी। तीनों ही जो वर्ग हैं, चाहे अति विशिष्ट गरीब हो या सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारक हो या बीपीएल, सभी को इसका लाभ मिलेगा। बफर स्टॉक कहाँ किसके द्वारा रखा जाता है? बफर स्टॉक जो है कोई भी देश की सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आगामी 3 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने पास में अनाज तथा खाद्य तेल का क्या रखा जाता है? स्टॉक रखा जाता है।
और वो एफसीआई के गोदामों में रखा जाता है, जिससे आगामी आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस तरीके से सरकार अपने पास में क्या करती है, स्टॉक रखती है। किसके द्वारा रखा जाता है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा, बोले तो एफसीआई द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 14 जनवरी 1965 को। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त गेहूं को खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह नियम अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात पास मशीनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। कितने केजी साथियों? 35 केजी। कुल मिला के कितना दिया जाता है? अंत्योदय ये योजना शुरू हुई 2001 के अंदर, जिसमें कुल मिला के 35 केजी अनाज मिलता है। पूछे कितना केजी? 35 केजी, जिसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज। 1 रुपए किलो मोटा अनाज इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। कुल मिलाकर कितने? 35 केजी अनाज इसमें उपलब्ध होता है। चलिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य प्रकार क्या है? शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, मौसमी या प्रचलन बेरोजगारी। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? मौसमी और प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है। और जब किसी भी कार्य के अंदर अधिक के श्रम शक्ति लगी हो, तो उस अधिक के श्रम शक्ति को जब कार्य से अलग कर दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसी जो बेरोजगारी, जब कार्य से व्यक्ति अलग हुए, वो कहलाएंगे छिपे बेरोजगार, और ऐसी समस्या कहलाती है छिपी बेरोजगारी। और छिपी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? प्रचलन बेरोजगारी कहा जाता है। इसे प्रचलन जो बेरोजगारी है, इसका सिद्धांत दिया गया था प्रोफेसर रॉबिन्सन द्वारा सन 1956 ईस्वी में। देखो, और इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं, मान लीजिए एक साइड तो लगी हुई है श्रम शक्ति, लेबर फोर्स, और एक साइड लगा हुआ है साथियों उत्पादन। गौर कर लेना, मान लीजिए पहले 15 व्यक्ति काम कर रहे थे और 100 बोरी का उत्पादन किया जा रहा था। 5 व्यक्तियों को कार्य से अलग कर दिया, व्यक्ति कितने बचे? 10। गांव में आप देखते हैं एक दिन 20 मजदूर लेके जाते हैं, अगले दिन मजदूरों की संख्या कम हो जाती है। 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो भी उत्पादन कितने बोरी का होता है? 100 बोरी का ही। तो अब ये जो 5 व्यक्ति कार्य से अलग हुए, वो तो कहलाएंगे छिपे बेरोजगार। और ऐसी समस्या क्या कहलाती है? छिपी बेरोजगारी। और एक बात ध्यान कर लेना कि छिपी बेरोजगारी या प्रचलन बेरोजगारी में हमेशा ही सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही शून्य होगी। कैसी होगी? शून्य। क्योंकि जब उत्पादन प्रभावित ना हो तो हमेशा सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इस बात को आप लोग ध्यान करेंगे। तो दैट्स द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, स्कूलों में दोपहर भोजन कार्यक्रम को मिडिल स्कूल के बच्चों पर कब लागू किया गया? इसे हम बोलते हैं मिड डे मील, दोपहर भोजन योजना। तो मिड डे मील जो योजना है, इसका जो प्रारंभ हुआ था साथियों, वो तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। और इस योजना में प्रारंभिक जो चरण था, इसका पहला जो चरण था, जिसमें सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को ये उपलब्ध करवाया जाता था, जबकि ये मिडिल स्कूल के जो स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए ये लागू किया गया 1 अक्टूबर 2007 से। कब से लागू किया गया? 1 अक्टूबर 2007 से। और दोपहर भोजन कार्यक्रम है, इसका नाम बदलकर अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति आहार योजना कर दिया गया है 29 सितंबर 2021 को, जी हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम पोषाहार योजना। चलिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से निर्धारित कीमत दी जाती है, ये क्या कहलाती है? न्यूनतम समर्थित कीमत। क्या कहलाती है साथियों? न्यूनतम समर्थित कीमत, जिसे हम एमएसपी बोलते हैं। और एमएसपी क्या होता है? सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल को खरीदने के लिए गारंटी प्रदान की जाती है, जिसे एमएसपी कहते हैं। अर्थात सरकार कहती है इतने मूल्य पर हम आपकी फसल को खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं का मूल्य उन्होंने 2475 निर्धारित कर दिया, तो सरकार क्या दे रही है किसानों को? गारंटी की 2475 में आपको कहीं बेचने की आवश्यकता नहीं, खरीदेगा कौन? हम खरीदेंगे। एमएसपी जो है, अब सरकार को क्या लाभ है साथियों? एमएसपी देने से एक तो किसानों को उनकी फसल का उचित तथा प्रेरणादायक मूल्य प्राप्त हो जाएगा, तथा एक बिंदु विशेष तक फसल के मूल्य की गिरावट को रोका जा सके। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एमएसपी कहलाती है। और दूसरी बात इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, एमएसपी जो है इसमें गन्ना सहित वर्तमान में गन्ना रहित 22 फसलें हैं इसमें, और गन्ना सहित 23 है, क्योंकि गन्ने की एमएसपी नहीं होती, गन्ने की होती है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। भारत में जो एमएसपी मूल्य है
इसका निर्धारण किया जाता है कृषि मूल्य आयोग द्वारा। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। उसी कृषि मूल्य आयोग का अभी नाम बदलकर कर दिया गया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1985 में। तो पूछे कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? CACP। और एमएसपी मूल्य पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से फसलों की खरीद करती है नाफेड, और राजस्थान में सहकारी मंडियों के माध्यम से एमएसपी मूल्य पर फसलों की जो खरीद करती है वो करती है राजफेड। तो साथियों इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? 20 का सही जवाब रहेगा। तो ये कुल मिला के हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो प्रश्न थे ये आपके सामने थे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ देखिए भाई, थोड़ी आवाज करो। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें हम कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना गया है। कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख दिया है, और सप्तांग सिद्धांत मतलब राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, और उन राज्यों के 7 अंगों में देखिए बात करें हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना गया है। तो देखिए जनपद, जनपद भी नहीं होता, अमात्य भी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो राजा होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? राजा। ये सप्तांग सिद्धांत ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार है, तो इनमें ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 113 कहता कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का कार्य किस आधुनिक अधिकारी के समान था। देखिए एग्रोनोमोई जो अधिकारी था इसकी तुलना की गई किससे? राजस्व अधिकारी और सड़क निर्माण अधिकारी से। राजस्व, देखो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होगा इसको कहेंगे हम गूढ़ पुरुष। नगर प्रशासक ये होता है नागरक। पुलिस अधीक्षक होता है दंडाधिपति, और राजस्व अधिकारी सड़क निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा भाई? एग्रोनोमोई नामक अधिकारी हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है कि मौर्यकालीन न्याय प्रशासन में धर्मस्थीय न्यायालयों का प्रमुख कार्य क्या था। देखिए मौर्यकालीन न्याय प्रशासन व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक तो था कंटक शोधन, कंटक शोधन, और दूसरा था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय न्यायालय, ऐसे 2 प्रकार के न्यायालय हैं। अब देखिए जो कंटक शोधन न्यायालय हैं इनमें तो दीवानी मामले, कंटक शोधन दीवानी मामलों से संबंधित, और धर्मस्थीय ये फौजदारी से संबंधित, फौजदारी मामलों से संबंधित इनकी सुनवाई होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा फौजदारी धर्मस्थीय, और कंटक शोधन में ये दीवानी प्रकार के न्यायालयों में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत गुजरात तक फैला हुआ था। देखिए बाबरू शिलालेख ये बैराट से है, विराट नगर से, और इससे हमें जानकारी मिलेगी अशोक के बौद्ध अनुयायी होने की। अशोक के बौद्ध अनुयायी होने की जानकारी मिलेगी। अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये हमें
इनके गुजरात तक राज्य विस्तार की जानकारी देगा कि ये अभिलेख कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में जो अकाल पड़ा, अकाल से निपटने के लिए जो राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई उसकी जानकारी देगा हमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, सम्राट अशोक के धम्म की व्याख्या किस स्तंभ लेख में दी गई है, जिसमें धम्म को अपासीनव बहु कनाये अल्प पाप बहुत कल्याण बताया गया है। तो 7वां स्तंभ लेख 7वें अभिलेख में कहा गया कि धम्म क्या है, तो कहा कि धम्म अपासीनव बहु कनाये अल्प पाप बहुत कल्याण बताया गया है 7वें स्तंभ लेख में। अगला है, राजस्थान में बैराट से प्राप्त भाब्रू शिलालेख को वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में, द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में रखवाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट कहता है कि कौटिल्य के चाणक्य अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो संस्था और संचारा। देखिए गुप्तचरों को कहा गया है गूढ़ पुरुष, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और ये जो गुप्तचर होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो संस्था और एक संचारा। संस्था मतलब एक ही जगह स्थापित रहकर गुप्तचरी करने वाले, और संचारा ये होते हैं भ्रमणशील। तो गुण पुरुष नहीं है, ये गूढ़ पुरुष हैं, गूढ़ पुरुष हो जाएगा। तीर्थ ये जो अधिकारी होते हैं उनको कहते हैं अमात्य प्रधानमंत्री हो जाएगा। रूप दर्शक सिक्कों का जांच अधिकारी हो जाएगा। अगला, मौर्य काल में सीताध्यक्ष नामक अधिकारी का संबंध किस से था। देखो टकसाल रूप दर्शक, राजकीय कृषि विभाग सीता, राजकीय कृषि भूमि को सीता भूमि कहते थे और इसे सीताध्यक्ष इसका अधिकारी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अशोक के किस मुख्य शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है, तो ये 5वां शिलालेख हो जाएगा। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलेगा। अगला, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित मानसरोवर झील से प्राप्त मानमोरी शिलालेख में किन मौर्य राजाओं का क्रमशः उल्लेख है, तो महेश्वर, भीम, भोज और मान, इन सभी राजाओं का मानमोरी शिलालेख। और ये मानमोरी का जो शिलालेख कर्नल जेम्स टोड लेकर जाता है इसको और समुद्र में फेंक कर चला जाता है। बिंदुसार के यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है, जिसका अर्थ है कि शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्र घात, शत्रुओं का विनाश करने वाला अमित्र घात। मौर्यकालीन अध्यक्षों के संबंध में सही युग्म, देखिए पणाध्यक्ष बात सही है, व्यापार वाणिज्य। पोतवाध्यक्ष बंदरगाह विभाग अधिकारी। अकाराध्यक्ष खान और खनिज विभाग अधिकारी। और रूपाध्यक्ष ये मुद्राध्यक्ष हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका। राजस्थान बैराठ में सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने खोजा था भाई, 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था इसको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग को किस सैन्य सुरक्षा संगठन का प्रतिनिधित्व है, तो इनमें राज्य की राजधानी और प्रमुख सुरक्षा केंद्र माना गया है। बिल्कुल इजी, महाभारत काल और मौर्य काल हो जाएगा भाई इसमें। राजस्थान के डीग जिले में हाल ही में प्राचीन काल की सभ्यता के अवशेष मिलने से मौर्यकालीन प्रभाव की पुष्टि, महाभारत कालीन और मौर्य काल। अगला कोई अपना प्रश्न है नहीं, तो अपने इतने ही क्वेश्चन हैं। नमस्कार साथियों, जो पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। यानी कहने का मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के
केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 66 आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति। मेरे दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होता था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होता था। निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होता था। अधिवेशन के माध्यम से होता था। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1961 में। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा। किस माध्यम से होगा? एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा। अब उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं मेरे दोस्तों वो 543 हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 245 हैं। इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है? 788 सदस्य हैं। ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो क्या बोलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था है लोकसभा द्वारा सहमत, राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा सहमत, लोकसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा महाभियोग, संसद के द्वारा महाभियोग। मेरे दोस्तों, महाभियोग का तो कहीं नाम ही नहीं है। आपको स्वयं को पता है कि एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को बोलते हैं संकल्प प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? संकल्प प्रस्ताव। और ये जो संकल्प प्रस्ताव है ये उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाएगा तो वह किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा के मेरे दोस्तों विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा। कौन से प्रस्ताव? विशेष बहुमत से यह है प्रस्ताव, विशेष बहुमत से यह संकल्प प्रस्ताव है, यह पारित होगा। और उसके बाद में पारित होने के बाद में कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है तो सहमति मात्र से ही उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का सही क्रम है। मेरे दोस्तों, आज तक बने हुए जो उपराष्ट्रपति हैं, आज तक बने उपराष्ट्रपति, आज तक बने उपराष्ट्रपति, आज तक बने उपराष्ट्रपति। तो पहले उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद में कौन बने थे? मेरे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने थे? डॉक्टर
जाकिर हुसैन। इनके बाद में कौन बने थे? इनके बाद में मेरे दोस्तों वीवी गिरी। कौन बने थे? वीवी गिरी। इनके बाद में कौन बने थे? गोपाल स्वरूप पाठक बने थे। कौन बने थे? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक ही नहीं मेरे दोस्तों, इनके बाद में कौन बने थे? बीडी जत्ती बने थे। बीडी जत्ती। इनके बाद में वो कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला। इनके बाद में कौन बने थे? रामा वेंकटरमन। रामा वेंकटरमन। वेंकटरमन। रामा वेंकटरमन के बाद में शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बाद में कौन बने थे मेरे दोस्तों? तो कोचरी रमन नारायण। कोचरी रमन नारायण के बाद में कौन बने थे? कोचरी रमन नारायण। इनके बाद में कौन बने थे? के कृष्णकांत। के कृष्णकांत। के कृष्णकांत के बाद में कौन बने थे? भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत। और भैरू सिंह शेखावत के बाद में कौन बने थे मेरे दोस्तों? तो हामिद अंसारी। कौन बने थे? हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के बाद में कौन बने थे? तो मेरे दोस्तों वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू के बाद में कौन बने थे? जगदीप धनखड़। कौन बने थे? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ के बाद में कौन बने मेरे दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ के बाद में सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। तो इनसे हो जाएगा ये प्रश्न, लेकिन इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये 1952 से लेके मेरे दोस्तों 1962 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये 1962 से लेके 1967 तक रहे। वीवी गिरी हैं, ये 1967 से लेके 1969 तक रहे। गोपाल स्वरूप पाठक है, ये 1969 से लेके 1974 तक रहे। बीडी जत्ती है, ये 1974 से लेके 1979 तक रहे। और ये 1979 से लेके मेरे दोस्तों 1984 तक रहे। और रामा वेंकटरमन है, वो 1984 से लेके 1987 तक रहे। 84 से लेके 87 तक। शंकर दयाल शर्मा है, ये 1987 से लेके 1992 तक रहे। कोचरी रमन नारायण है, ये 1992 से लेके 1997 तक रहे। के राधाकृष्णन है, ये 1997 से लेके 2002 तक रहे। भैरू सिंह शेखावत है, ये 2002 से लेके 2007 तक रहे। और इनके बाद में नेक्स्ट है हामिद अंसारी, 2007 से लेके 2017 तक रहे। वेंकैया नायडू है, ये कब से कब तक? 2017 से लेके 2022 तक रहे। जगदीप धनखड़ है, ये 2022 से लेके 2025 तक रहे। और सीपी राधाकृष्णन है, ये 2025 में बने हैं।
अभी तक चल रही। तो इनमें क्या पूछा है कि इनका उपराष्ट्रपतियों का सही क्रम क्या है। राधा कृष्णन, उनके बाद में वेंकटरमन, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नहीं ये क्रम तो गलत है। बीडी जत्ती है, हाँ ठीक है, बीडी जत्ती हो गया। उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक, ये क्रम भी गलत है। बीडी जत्ती है, ठीक है। उसके बाद में हिदायतुल्लाह, ठीक है। बीडी जत्ती है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये बात भी गलत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन आ गया पहले, उनके बाद में वीवी गिरी आया, हाँ, और उनके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक आया, हाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, डी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान चलता है, वो प्रावधान कहां से कहां तक है, इनका जो उल्लेख है, उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 से लेके 70 तक चलता है। उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग कौन सा आएगा, 5 आएगा। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 63 आता है। 63 में क्या लिखा हुआ है, पद। आर्टिकल कौन सा आता है, 64 आता है। 64 में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, सभापति, यानी उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का पदेन क्या होता है, सभापति होता है। आर्टिकल कौन सा आता है, 65 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का पद रिक्त। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। उसी दौरान उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राष्ट्रपति के समान ही मिलेंगे। आर्टिकल कौन सा आता है, 66 आता है। 66 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन मंडल। क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन मंडल। आर्टिकल कौन सा आता है, 67 आता है। 67 में क्या लिखा हुआ है, पदावधि। 67 में क्या लिखा हुआ है, पदावधि। आर्टिकल कौन सा आता है, 68 आता है। 68 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त। क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा, तो यथाशीघ्र चुनाव होना भी आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है, शपथ। और आर्टिकल 70 में क्या लिखा हुआ है, तो आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, आकस्मिक स्थिति। तो इनसे ही ये प्रश्न हो रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 65 होगा नहीं। आर्टिकल 79 में वैसे ही प्रावधान नहीं है। 79 में क्या लिखा हुआ है, 79 में मेरे दोस्तों आपको स्वयं को पता है कि 52 से लेके 78 तक क्या कार्यपालिका, और 79 से लेके मेरे दोस्तों 122 तक क्या व्यवस्थापिका। तो 79 में क्या लिखा हुआ है, संसद का गठन। 79 में क्या लिखा हुआ है, संसद का गठन। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 59 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें 59 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की शर्तें। किन की शर्तें, राष्ट्रपति की शर्तें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसे संसद के पटल पर रखवाए। एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल कौन सा आता है, 151। एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों कौन सा, 281। एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों कौन सा, 323। एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों कौन सा, 338। एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों 338 ए। एक आर्टिकल आता है कौन सा, 338 बी। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 151 ये कहता है
कि नियंत्रणीय महालेखा परीक्षक है। आर्टिकल 281 क्या कहता है? केंद्रीय वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग, वित्त आयोग। आर्टिकल कौन सा है? 323 है। इसमें क्या लिखा हुआ? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 338 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग। और उसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये सभी अपना जो प्रतिवेदन है, ये सभी कमीशन अपना प्रतिवेदन है, वो प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपती है। और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सभा पटल पर पेश करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा हुआ है? संघ वित्त आयोग। तो मैंने क्या किया, क्या लिखा? केंद्रीय वित्त आयोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति इसमें आया नहीं। नेक्स्ट है नियंत्रणीय महालेखा परीक्षक आया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 कौन से में? 1, 3, 4 सी में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, विधायी शक्ति है कि वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है या फिर न्यायिक शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति में एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल कौन सा? 72। 72 में क्या लिखा हुआ है? क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल कौन सा आता है यहाँ? तो यहाँ आर्टिकल आएगा 124 से 2 आएगा। 124 से 2 में क्या लिखा हुआ है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। किन की नियुक्ति? न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति। आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 126 आता है। आर्टिकल 126 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कार्यवाहक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद है वो खाली हो जाता है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 143 आता है। 143 में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है, लेकिन 2 मामलों में। नंबर 1 सार्वजनिक महत्व का मामला और नंबर 2 संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला। आर्टिकल कौन सा आता है? तो आर्टिकल आएगा मेरे दोस्तों 217। 217 में क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 223। 223 में क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल आएंगे वो किस में आएंगे? तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 201। 201 में क्या लिखा हुआ है? विधानमंडल के सदन के द्वारा पारित विधेयक हैं, विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक हैं, विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक, पारित विधेयक राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है,
आर्टिकल 143 में मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। 213 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आर्टिकल कौन सा है, 123। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, आर्टिकल 123 यानी ये ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच के दायरे में आ सकती है या जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यसभा द्वारा लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। मेरे दोस्तों एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 74 आता है। 74(1) क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए किसका गठन किया जाता है, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ये जो मंत्री परिषद है इसका जो मुखिया होता है और इसका जो प्रधान होता है, वो प्रधान होता कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, मंत्री परिषद के द्वारा जो दी गई सलाह है, मंत्री परिषद के द्वारा दी गई जो सलाह है, ये सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। राष्ट्रपति है, ये सलाह मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। नेक्स्ट एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत ये कहा गया कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो सलाह मानने के लिए भी बाध्य होता है, लेकिन ये सलाह है ये जांच के दायरे में नहीं आती है, यानी कोई है वो जांच नहीं कर सकता या क्या सलाह दी है या वाद योग्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। संसद कैसे करती है भाई, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 175(1) कहता है। आर्टिकल कौन सा कहता है, 175(1) कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद पर बना रहता है। बिल्कुल है, सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद पर और कौन बना रहता है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक, पश्चात पर्यंत तक। तो राष्ट्रपति के जो पश्चात पर्यंत तक पद पर कौन कौन बने रहते हैं, आपने कभी सुना होगा मेरे दोस्तों, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। नेक्स्ट राज्यपाल हैं, और राज्यपाल ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब केंद्रीय जो मंत्री हैं इनमें ही आपके कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, लेकिन समकक्ष मंत्रियों का प्रधान और मुखिया होने के कारण क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब इसमें 2 भी सही है और 3 भी सही है, 2 और 3 सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 80(3) है, आर्टिकल 88(3) है, आर्टिकल 86(2) है, आर्टिकल 89(1) है। इसमें तो क्या लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा हुआ है सभापति और उपसभापति का प्रावधान, सभापति व उपसभापति का प्रावधान, उपसभापति का प्रावधान। इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 86(2) में लिखा हुआ है संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजने का अधिकार।
भेजने का अधिकार। आर्टिकल 88(3) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल जो 88 है इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री और जो महान्यायवादी होता है उनके संदर्भ में प्रावधान है। जैसे महान्यायवादी है, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मंत्री के बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 88 की बात कर रहा हूँ। मंत्री के बारे में लिखा हुआ है कि मंत्री है वो मंत्री है वो भी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का क्या हो, सदस्य हो। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से आज तक बने हुए जो राष्ट्रपति हैं वो देख लो। सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे उनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद में कौन बने थे? तो इनके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद में कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में कौन बने थे? इनके बाद में बने थे वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद में कौन बने थे? तो वीवी गिरी के बाद में मेरे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद में कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद फिर से वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद में कौन बने थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में कौन बने थे? तो इनके बाद में नेक्स्ट है बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। बीडी जत्ती के बाद में कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में कौन बना? तो इनके बाद में ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह के बाद में कौन बने थे मेरे दोस्तों? तो रामा वेंकटरमन। रामा वेंकटरमन। और रामा वेंकटरमन के बाद में कौन बने थे? तो शंकर दयाल शर्मा। कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बाद में कौन बने थे? कोचरी रमन नारायण। कोचरी रमन नारायण। इनके बाद में कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बाद में कौन बने थे? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। इनके बाद में प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। और इनके बाद में रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और इनके बाद में कौन बने थे मेरे दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। मेरे दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब बने थे। ये बने थे 24 जनवरी 1950 को बने थे। 24 जनवरी 1950 से लेके कब तक रहे? 13 मई 1962 तक रहे। 13 मई 1962। 13 मई 1962 को ये बने थे और ये कब तक रहे? 13 मई 1967 तक रहे। 13 मई 1967 को ये बने थे और ये कब तक रहे? ये 1969 तक रहे। 3 मई 1969 तक रहे। 13 मई 1967 से लेके ये 1969 तक रहे। 1969 में ये बने थे 3 मई 1969 को। और ये कब तक रहे? ये 20 जुलाई 1969 तक ही रहे। 3 मई
1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक रहे, और 20 जुलाई 1969 को ये बने थे, और 20 जुलाई 1969 से लेके कब तक रहे, 24 अगस्त 1969 तक रहे, 24 अगस्त 1969, 24 अगस्त 1969 को ये बने थे, और ये कब तक रही, ये 1974 तक रहे। 1974 में कौन बने, फखरुद्दीन अली अहमद, और ये 11 फरवरी 1977 तक रहे। 11 फरवरी 1977 को कौन बने थे, 11 फरवरी 1977 को बीडी जत्ती बने थे, और कब तक रही है, ये 24 या 25 जुलाई 1977 तक रहे। 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी बने, और ये कब तक रहे, 25 जुलाई 1982 तक रहे। 25 जुलाई 1982 को ज्ञानी जेल सिंह बने थे, और ये 25 जुलाई 1987 तक रहे। 25 जुलाई 1987 को रामा वेंकटरमन बने थे, और 25 जुलाई 1992 तक रहे। 25 जुलाई 1992 को शंकर दयाल शर्मा बने थे, और ये 25 जुलाई 1997 तक रहे। 25 जुलाई 1997 को कोचरी रमन नारायण बने थे, और 25 जुलाई 2002 तक रहे। 25 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, और 25 जुलाई 2007 तक रहे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल बनी थी, और 25 जुलाई 2012 तक रही। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी बने थे, और 25 जुलाई 2017 तक रहे। 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद बने थे, और 25 जुलाई 2022 तक रहे। और 25 जुलाई 2022 को कौन बनी थी, द्रौपदी मुर्मू बनी थी, और ये 25 जुलाई 2027 तक रहेगी। अब क्या पूछ रहा है, एक तरफ राष्ट्रपति दिया हुआ है, एक तरफ उनका कार्यकाल दिया हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से लेकर 69 तक आ रहा है 3 नंबर में। इनमें कहीं भी 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर इसमें ही है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। देख लो, और आर वेंकटरमन यानी रामा वेंकटरमन 87 से 92 तक 1 नंबर बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम है वो 2002 से 2007 तक बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही है 24 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वे 3 आधार जिन पर संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल है। यानी पहले है वो पहले 3 क्षेत्र थे, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण। पहले ये 3 क्षेत्र थे, बाह्य आक्रमण। अब ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे दोस्तों, और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर पहले आंतरिक अशांति है, युद्ध की संभावना, सशस्त्र विद्रोह नहीं था, युद्ध की संभावना, युद्ध की संभावना है, बाह्य आक्रमण है और आंतरिक अशांति है। इन शब्दों को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो ये युद्ध की संभावना, वही युद्ध नहीं है, युद्ध की संभावना। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो ये है, ये शामिल नहीं है, क्योंकि था तो था में तो ये आ जाएगा कि वे 3 आधार जिन पर संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती थी शब्द आता तो आंतरिक अशांति आता, है शब्द आ रहा है तो आंतरिक अशांति शब्द है, इसको हटा दिया गया है और इसके स्थान पर कौन सा शब्द है?
वो सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो जोड़ दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा कि आंतरिक अशांति शब्द नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। हाँ, अपनी निर्वाचन की तारीख से, संसद के द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पद ग्रहण से। आपने देखा भी होगा कि 25 जुलाई 1977 को कौन, नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भी राष्ट्रपति बन रहे हैं वो कब से बन रहे हैं, 25 जुलाई को ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। तो उपराष्ट्रपति किसको देगा इनकी सूचना, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, मुख्य निर्वाचन आयोग को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऐसा है वो 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर ये सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। एक बार राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान और देख लो। राष्ट्रपति है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति है राष्ट्रपति का जो प्रावधान चलता है वो प्रावधान कहां से कहां तक है, उल्लेख है वो उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो इनका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 से लेके 62 तक है। उल्लेख है वो उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, भाग 5 है। 52 में क्या लिखा हुआ है, तो 52 में लिखा हुआ पद लिखा हुआ है। 53 में क्या लिखा हुआ है, 53 में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों संघीय कार्यपालिका। क्या लिखा हुआ है, संघीय कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, संघीय कार्यपालिका। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 54 में क्या लिखा हुआ है, 54 में लिखा हुआ है निर्वाचन मंडल कि इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, निर्वाचन मंडल। 55 में क्या लिखा हुआ है, 55 में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों निर्वाचन पद्धति। क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन पद्धति। 56 में क्या लिखा हुआ है, 56 में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कार्यकाल या पदावधि। 57 में क्या लिखा हुआ है, 57 में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों पुनः निर्वाचन का पात्र, पुनः निर्वाचन का पात्र। 58 में क्या लिखा हुआ है, 58 में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों पुनः निर्वाचन का पात्र। 58 में क्या लिखा हुआ है, 58 में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों क्वालिफिकेशन योग्यता। 59 में क्या है, 59 में शपथ है, सॉरी शर्तें हैं। 59 में क्या है, शर्तें हैं। और 60 में क्या है मेरे दोस्तों, तो आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है शपथ। 61 में क्या लिखा हुआ है, 61 में लिखा हुआ है महाभियोग। और 62 में क्या लिखा हुआ है, पद रिक्त व पद त्याग, पद रिक्त व पद त्याग। यानी वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना। तो ये इनका प्रावधान। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो ऐसे करके पॉलिटी से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने करवाए हैं। तो अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, बाकी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट पेपर में।